Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will talk about divisional structure. In the last video we have already discussed about functional structure, जिसमें function के basis पर हमने structuring की थी यानी organizing की थी कि भाई ये production department है, ये marketing department है, ये finance department and so on. इस बार हम ऐसा नहीं करने वाले हैं. तो फिर इस बार हम क्या करने वाले हैं? इस बार ये डिविजनल स्ट्रक्चर हम तब यूज करने वाले हैं जब हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट का अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड सो ऑन होगा. देखो मैं आपको एक सेकंड में दिखाता हूं, आपको उसी से क्लियर हो जाएगा. आपकी बुक में बहुत बढ़िया से दिया हुआ है. जैसे कंपनी का जो मेन ऑनर है, जो सारा कुछ सिस्टम देख रहा है, चीफ मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी उसको बोले वो तो है. अब सपोज कंपनी इज डीलिंग विद कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, फुटवेयर, केमिकल्स, इट कैन बी एनीथिंग. अब जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया था पिछली वीडियो में भी पढ़ाते हुए कि अगर हम रिलायंस की बात करें, टाटास की बात करें, बिरलास की बात करें तो इनके तो मेरे ख्याल से 100 प्रोडक्ट हैं या शायद उससे भी ज़्यादा है. सो डेफिनेटली इनका अपना प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग हर अपने आप में ना देखा जाए तो कंपनी में कंपनी है ये लोग. आप समझ पाए जो मैंने बोला? कंपनी में कंपनी मतलब एक तरह से देखा जाए कहने को एक ही कंपनी है टाटा, कहने को एक ही कंपनी है रिलायंस, लेकिन उसी एक कंपनी में 100 काम हो रहे हैं. मान लेते 100 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, है ना. तो वो अपने आप में हर प्रोडक्ट अपने आप में ही देखा जाए तो एक इंडिपेंडेंट कंपनी है. उसकी अलग से स्टाफिंग होगी, अलग से प्लानिंग होगी, अलग से ऑर्गेनाइजिंग होगी, अलग से स्टाफिंग होगी, उसका सब कुछ अपने आप में इंडिपेंडेंट है. तो वो बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियों उसके कॉम्बिनेशन को हम बोल सकते हैं रिलायंस या टाटा है या बिरला है. सो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल सर्विसेज हैं, उनको चाहिए डिविजनल स्ट्रक्चर. सो जॉब्स रिलेटिंग टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड. यहां पर हम ग्रुपिंग कैसे कर रहे हैं? जॉब्स रिलेटिंग टू वन प्रोडक्ट, जैसे हमारा एग्जांपल था फुटवेयर, है ना, या केमिकल्स या कोई भी हो सकता है, पेपर, सीमेंट, टॉयज, इट कैन बी एनीथिंग. अब उससे रिलेटेड प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग सब कुछ एक ही जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा. यानी कि ओवरऑल हर डिपार्टमेंट या हर प्रोडक्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट, मैंने जैसे कहा कंपनी की तरह से बिहेव करेगा. उसके अपने डिपार्टमेंट्स होंगे और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड हम इंडिपेंडेंट कैलकुलेशंस करेंगे, कॉस्टिंग की भी, रेवेन्यूज की भी. यानी हम ये देखेंगे कि ओवरऑल हमें प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ. ठीक है ना. इट इज सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर ज्यादा प्रोडक्ट्स हो, है ना. सेपरेट डिपार्टमेंट इज क्रिएटेड फॉर ईच मेजर प्रोडक्ट. अ सेपरेट डिपार्टमेंट इज क्रिएटेड फॉर ईच मेजर प्रोडक्ट. इवन देखा जाए तो जो माइनर प्रोडक्ट भी होगा, कोई छोटा मोटा भी, उसके लिए भी आपको अलग से डिपार्टमेंटलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर बड़े बड़े भी माना हमारे पास 10 प्रोडक्ट हैं और 2 छोटे हैं तो वो 2 भी तो कोई करेगा ना. उनकी भी तो प्रोडक्शन होगी, उनकी भी तो मार्केटिंग होगी, उनकी भी तो अकाउंटिंग होगी. तो कहने का मतलब है सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर मेजर प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, माइनर के लिए भी कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करनी पड़ेगी. ईच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय अ प्रोडक्ट मैनेजर. यानी इसमें एक तरह से एक बंदा इसी बात की जिम्मेदारी लेगा, हाँ जी मैं पेपर को डील करूंगा, हाँ जी मैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को डील करूंगा, हाँ जी मैं टायर्स को डील करूंगा, मैं बैटरी को डील करूंगा, मैं गारमेंट्स को डील करूंगा, मैं फुटवेयर को डील करूंगा एंड सो ऑन. वो फिर उसकी सारी एक्टिविटी की जिम्मेदारी लेगा. जो कंपनी का एमडी है वो तो पूरी कंपनी की जिम्मेदारी ले रहा है ना. जैसे माना मुकेश अंबानी है, वो तो पूरा, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो पूरी कंपनी की जिम्मेदारी ले रहा है. लेकिन जो उनके गैस प्लांट्स को देख रहा है माना वो बंदा अलग है, जो इंश्योरेंस को देख रहा है वो अलग है, जो जियो को देख रहा है उसके वो अलग है. तो एक हेड जियो का अलग हो गया और एमडी मुकेश अंबानी अलग हो गया. ऐसे समझ सकते हो. सो ईच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय प्रोडक्ट मैनेजर who has to carry out all functional activities related with the department. तो ये मल्टी फंक्शनल यूनिट हो गई, है ना. क्योंकि इसमें जितने भी फंक्शंस हैं जो हम पहले पढ़े थे, हम फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, हम फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं. इस बार हम बात करें मल्टी फंक्शनल यूनिट. यूनिट है उसमें सारे फंक्शंस हो रहे हैं, प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग सब कुछ हो रहा है. ठीक है ना. फंक्शंस में वेरी अक्रॉस डिविजन्स. नेचुरली जो बड़ा प्रोडक्ट है उसमें बड़ी टीम होगी, जो छोटा प्रोडक्ट है उसमें छोटी टीम होगी. तो इसमें देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ दैट ईच डिवीजन वर्क्स एज ए प्रॉफिट सेंटर. प्लीज इस टर्म को याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है. प्रॉफिट सेंटर का मतलब क्या है कि वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रॉफिट जनरेटिंग यूनिट है. मैंने भी बोला ना, जस्ट लाइक ए स्मॉल कंपनी इन ए बिग कंपनी. एक बड़ी कंपनी के अंदर छोटी छोटी कंपनीज हैं, ऐसे समझा है.
तो वो अपने आप में उसको एक प्रॉफिट सेंटर बोला है कि ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट हमें प्रॉफिट कमा के देगी, दैट इज द पॉइंट, राइट। अब अगर हम इसकी सूटेबिलिटी की बात करें कि ये डिविजनल स्ट्रक्चर कहां सूटेबल होगा, तो बता तो दिया, जहां पर मल्टीपल लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे हैं वहां पर हमें इसकी जरूरत होगी। और अगर कंपनी वांट्स टू ऐड, प्लान्स टू ऐड मोर डिपार्टमेंट्स, उनके लिए भी ठीक है। माना जिनको लगता है आज हम 2 ही में डील कर रहे हैं लेकिन कल को हम 5 में करेंगे, 10 में करेंगे, तो फिर हर डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। और हमें यह भी करना पड़ेगा कि हम डिटरमिन करें, फाइंड आउट करें कि हर प्रोडक्ट अपने आप में कितना प्रॉफिट या लॉस जनरेट कर रहा है, राइट। अब जैसे हमने ये ऊपर एग्जांपल लिया, भाई कॉस्मेटिक्स अपने आप में कितना रेवेन्यू, कितना कॉस्ट, तो मींस कितना प्रॉफिट। गारमेंट्स अपने आप में कितना प्रॉफिट, कितना कॉस्ट। ये हर प्रोडक्ट लाइन की इंडिपेंडेंट बैलेंस शीट कह लो, इंडिपेंडेंट वर्किंग हमें करनी पड़ेगी। अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो जैसे हमने वहां फंक्शनल स्पेशलाइजेशन किया था, भाई एक आदमी सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहा है, एक आदमी सिर्फ फाइनेंस पे ध्यान दे रहा है, एक आदमी जो है वो सिर्फ परचेज पर ही ध्यान दे रहा है। ऐसे यहां पर एक आदमी सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर ही फोकस कर रहा है, गारमेंट्स वाला सिर्फ गारमेंट्स पे फोकस कर रहा है, केमिकल्स वाला सिर्फ केमिकल्स पे फोकस कर रहा है। सो दैट इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। तो उससे नेचुरली वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके ऑल इन एंड आउट उसको क्लियर होंगे ना, उसको पता होगा मेरे कंपटीटर्स कौन कौन है। नेचुरली गारमेंट्स वाले को केमिकल्स वाले का नहीं पता होगा, केमिकल्स वाले को गारमेंट्स वाले का नहीं पता होगा, लेकिन अपने तो पता होंगे कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी चीजें बिक रही हैं, कौन क्या कर रहा है, उसको कैसे पता चलेगा। सो दैट विल बी अ स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। So the members of a division gain experience in all functions relating to a particular product. So product specialization helps them. यानी कि उसमें उसको कैसे एक्सपीरियंस हो रहा है, बिकॉज ही इज डूइंग ऑल फंक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी काम है वो सारा वो कर रहा है, सब कुछ। उसकी मार्केटिंग भी कर रहा है, परचेजिंग भी कर रहा है। तो जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हेड है वो नेचुरली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो स्पेशलाइज हो ही जाएगा, और नेचुरली उसकी फिर अकाउंटेबिलिटी भी होगी। एक आदमी अगर पूरी तरह से इंचार्ज है, अब पिछली बार फंक्शनल जो हमने डिस्कस किया था उसमें यही तो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो बोलेगा प्रोडक्शन वाला मैंने तो माल बना दिया, मैं क्या करूं। फाइनेंस वाला बोलेगा मैंने पैसे इकट्ठे कर दिए, मैं क्या करूं। ओवरऑल टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी किसी की भी, चारों डिपार्टमेंटल हेड्स अपने अपना काम करके मस्त हो रहे थे। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आपको वो एक प्रॉफिट सेंटर की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, आपको अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होगा। यू हैव टू मेजर योर परफॉर्मेंस, और अगर पुअर परफॉर्मेंस होती है तो आपकी जिम्मेदारी है। फ्लेक्सिबिलिटी है, बोल रहे हैं फास्टर डिसीजन मेकिंग रहेगी नेचुरली। अब एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सब कुछ आप ही को फैसला करना है। सपोज यू आर द प्रोडक्ट हेड, तो उसमें क्या मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कैसे सेल्स करनी है, कहां से परचेजिंग करनी है, सब आप ही देखोगे। एक्सपेंशन ग्रोथ भी इजी है, क्योंकि अब आपको जैसे आपके 4 प्रोडक्ट काम कर रहे हैं, मैं वापस चलता हूं उसी पे। अब ये कंपनी मान लेते हैं कि 4 प्रोडक्ट बना रही है, कल को 5वां, 6वां, 7वां, 8वां लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। You can easily add more product because you are already successful in handling 4 different kinds of products. So you can definitely think about the 5th one, 6th one and so on. अब हम अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स, ये तो होता ही है। हर आदमी कहेगा, और खासकर जो प्रॉफिट में चला गया वो तो कहेगा बस कंपनी में अगर कोई है तो केमिकल्स वाले हैं, कंपनी में अगर कोई है तो वो सिर्फ जो है वो पेपर वाले हैं या सीमेंट वाले। हर आदमी कहेगा भाई मैं ही मेन हूं इस कंपनी में। नहीं, अब आजकल जियो अच्छा चल रहा है तो रिलायंस के अंदर जो जियो का हेड होगा थोड़ा उसकी तो गर्दन ऊंची होगी नहीं, वैसे तो खैर रिलायंस का सब कुछ ही अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी तो ये चीज हो जाती है डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स, है ना। वो कहेंगे भाई सबसे ज्यादा फंड्स मेरे को ही दो, सबसे ज्यादा स्टाफ मुझको ही दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मुझको ही दो, तो वो एक आ जाती है बात, है ना। देन थोड़ा सा कॉस्टली इन्होंने इस सेंस में बोला कि भाई आपको हर प्रोडक्ट डिवीजन के लिए अपनी फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स एंड पर्सनल का मतलब स्टाफ आपको मेंटेन करना है। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से थोड़ा सा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी होगा ना। भाई हर डिपार्टमेंट का अपना प्रोडक्शन है, हर प्रोडक्ट लाइन का अपना फाइनेंस है, हर प्रोडक्ट लाइन की अपनी परचेजिंग है, स्टाफ है, तो थोड़ा सा तो फिर कॉस्टली तो पड़ेगा ही। इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब नेचुरली अगर आप अपने आप में एक छोटी कंपनी बन गए हो तो आपका दिमाग उतना ही चलेगा ना। अब नेचुरली कई बार पंजाब नहीं होते, पंजाब वाले लोग सोचते हैं बस पंजाब की प्रोग्रेस हो जाए, कंट्री कई बार पीछे रह जाती है। ऐसा चीफ मिनिस्टर्स कई बार मैंने देखा बोलते हुए। समटाइम्स आई फील किया तुम कंट्री के एंगल से सोचो ना,
दे से कि विल गिव रिजर्वेशन टू लोकल्स एंड ऑल दैट, यू नो। पंजाब वाले सोच रहे हैं हम पंजाब को आगे बढ़ाएं, दिल्ली वाले सोच रहे हैं हम दिल्ली को आगे बढ़ाएं, माना हरियाणा वाले बोले हम हरियाणा को आगे बढ़ाएं। अगर ऐसे सोच लगेंगे तो इंडिया का क्या होगा भाई? कंट्री तो ओवरऑल एक ही है ना। अब ऐसे आप अलग अलग प्रोडक्ट लाइन वाले अगर सोचने लगेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे हम आगे बढ़ेंगे, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट का क्या होगा? वो तो हिल ही जाएगी ना। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स विल सफ़र। ऐसा अगर हम अपनी सोच रखेंगे कि हमें बस अपनी प्रोडक्ट लाइन को प्रॉफिटेबल बनाना है, तो वैसे तो वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी इससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में सफ़र। अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो अभी हमने वैसे पढ़ ही लिया। अब इसमें फंक्शनल में क्या होता है? व्हाट वी डू, जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर, यानी प्रोडक्शन और वो, इस तरह से हम इसमें डिवीजन करते हैं। जबकि इसमें हम क्या करते हैं? जॉब्स ऑफ वन प्रोडक्ट अंडर वन डिपार्टमेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सारे डिपार्टमेंट, चाहे फिर वो प्रोडक्शन हो, फाइनेंस हो, परचेज हो, मार्केटिंग हो, एक ही जगह कर देते हैं, है ना। तो इसमें जो फॉर्मेशन है फंक्शनल स्ट्रक्चर की, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, जबकि इट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। इसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगी, इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगी। इसमें एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिफिकल्ट हो जाएगी नेचुरली। वो कहेगा भाई मैंने तो प्रोडक्शन कर दी, मैंने तो मार्केटिंग कर दी। इसमें इजी है क्योंकि आपको प्रॉफिट सेंटर की तरह से लेके चलना, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी है। हमने ये देखना नहीं कि आपने क्या प्रोडक्शन की, क्या मार्केटिंग की, हमने तो देखना है ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए। तो वैसे मैं सोचता हूँ पर्सनली ये वाला सिस्टम ज़्यादा बेटर, अगर स्पेशली कंपनी बड़ी हो। मैनेजरियल डेवलपमेंट, हाँ इसमें लेस चांसेस हैं क्योंकि आप सिर्फ अपना एक छोटा सा एरिया देख रहे हो, जबकि यहाँ पर आपको बेसिकली मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ आपकी जो ग्रोथ है मैनेजर के एंगल से वो ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पर आप टोटली रिस्पॉन्सिबल हो ना, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। तो यहाँ पर आपके ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं, राइट। कॉस्ट, ये कंपेरेटिवली इकोनॉमिकल होगा, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि हर डिपार्टमेंट को अपना स्टाफ, अपने रिसोर्सेज पूरे चाहिए, तो ये कंपेरेटिवली कॉस्टली पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन यहाँ डिफिकल्ट पड़ेगा क्योंकि हर बंदा अपने डिपार्टमेंट का काम करके निश्चिंत हो जाएगा। उनका जो ओवरऑल माई बाप है उसको बहुत एफर्ट मारने पड़ सकते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इजी है क्योंकि जो प्रोडक्ट हेड है वो अपनी सारी फंक्शनैलिटी खुद ही मैनेज कर रहा है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है, जो भी फंक्शंस हैं, वो उसको खुद ही देखने हैं। तो एज सच इसमें कोऑर्डिनेशन इजी है बिकॉज एक प्रोडक्ट हेड पूरी ओवरऑल वर्किंग को मैनेज कर रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप SMS कर सकते हैं एंड आई होप दिस ऑल इज गोइंग फाइन। फिर भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं जैसे मैंने कहा इस नंबर पे। थैंक यू।